हाँ तो नमस्कार विद्यार्थियों, स्टडी विद सीप की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। जैसा कि अपन कक्षा 10 में साइंस में अध्याय पहला पढ़ रहे थे और उस अध्याय पहले के अंदर अपन क्या पढ़ रहे थे? अपन पढ़ रहे थे रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, जिसके 4 पार्ट अपन ने पढ़ लिए। आज जो है वो 5वां पार्ट अपने पढ़ने जा रहे हैं। अपने टॉपिक क्या चल रहा था? अपने टॉपिक चल रहा था रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अभिक्रियाओं का एक प्रकार अपन ने पढ़ लिया था जो प्रकार था संयोजन अभिक्रिया, और आज पढ़ने वाले हैं कौन सी? अपन वियोजन अभिक्रिया। तो जब संयोजन को आप अच्छे से समझ लोगे तो वियोजन आपके चुटकियों में हो जाएगी, और अगर आप संयोजन को नहीं समझ पाओगे, सीधा वियोजन पे जाओगे, थोड़ी सी आपको दिक्कत आएगी। तो जिन विद्यार्थियों ने वो क्लासेस नहीं देखी है उनसे निवेदन करूंगा कि पहले क्लासेस देखें, वो प्लेलिस्ट में जाके, फिर अगर ये क्लास देखेगा तो उसको और अच्छे से समझ आ जाएगी। केट समझ में तो आ गई, तो चलते अपन शुरुआत करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास के अंदर जो दूसरी रासायनिक समीकरण है अपनी, दूसरी रासायनिक समीकरण है अपनी कौन सी? वियोजन समीकरण बोल दो, चाहे वियोजन अभिक्रिया बोल दो। तो आज का टॉपिक होगा अपना कौन सा? वियोजन अभिक्रिया। अपन ने संयोजन पढ़ी थी, उस संयोजन के साथ साथ में एक और अभिक्रिया पढ़ ली थी जिसका नाम था क्या? जिसका नाम था अपने ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। क्या था? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। मतलब क्या हुआ ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया की? ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का या ऊर्जा का क्या होता हो? उत्सर्जन होता हो, तो वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है ऊष्माक्षेपी। और आज इसके साथ साथ में एक और टॉपिक पढ़ लेंगे जो होगा ऊष्माशोषी, उस अभिक्रिया को पढ़ लेंगे। चलो शुरुआत करते हैं। देखो, पहले तो आप इस वियोजन का मतलब समझ लीजिए कि वियोजन का मतलब क्या होता है वास्तव में। देखिए, वियोजन का मतलब क्या होता है? वियोजन का मतलब होता है टूटना। ये इसको वियोजन बोल दो, चाहे मैं इसका दूसरा नाम लिखना चाहूं तो दूसरा नाम मैं क्या लिख सकता हूं? दूसरा नाम लिख सकता हूं मैं इसका अपघटन अभिक्रिया। क्या लिख सकता हूं मैं इसका नाम? अपघटन अभिक्रिया। किसी भी नाम से आ जाएगी आपके ये रासायनिक अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया। अब देखना ये अभिक्रिया कैसे संपन्न होती है। यानी जब क्या करते अपन, उसके अंदर तो संयोजन में पढ़ा था कि दो अभिकारक होते हैं, वो मिलकर एकल उत्पाद बना लेते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि एक ही अभिकारक होता है और वो वियोजित होकर और टूटकर क्या करता है? दो या दो से अधिक क्या बना लेता है? उत्पाद बना लेता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। जैसे देखो क्या होता है, जैसे मेरे पास में ये H2 है, H2O है, मेरे पास में क्या है? जल है। मैं क्या करता हूं, इसमें जैसे विद्युत धारा प्रवाहित करता हूं। क्या करता हूं? विद्युत धारा मतलब मैं इसमें करंट लगाता हूं, तो क्या होता है? यहां से H2 अलग हो जाता है और O2 क्या हो जाता है? अलग हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एक यौगिक था या एक पदार्थ था, ये वियोजित होकर कितने में बदल गया? उत्पादों में, दो उत्पादों में बदल गया। तो पहले तो मैं इसकी परिभाषा समझाना चाह रहा हूं, फिर अपन इसके उदाहरणों पे चलेंगे। तो इसकी परिभाषा लिखेंगे कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक, ये क्या होते हैं? रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक। एकल अभिकारक वियोजित होकर दो या दो से अधिक, ये तो दो ही बने, कहीं ऐसी समीकरण होगी, अभी करेंगे अपन, उसके अंदर दो से ज्यादा भी बन जाएंगे। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक वियोजित होकर दो या दो से अधिक उत्पादों का निर्माण करता है, वो वाली अभिक्रिया क्या कहलाती है? वियोजन अभिक्रिया। तो मैं इसकी परिभाषा लिख दूं, देखो आप भी साथ साथ में लिखते जाना। इसकी परिभाषा ऐसे लिखेंगे कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया या कोई भी परिभाषा हो, उसको लिखने के लिए उसकी थोड़ी सी लैंग्वेज को अच्छा बना देते हैं ना, तो वो अपने आप ही अट्रैक्टिव लगने लग जाती है। तो मैं सारी की सारी जो परिभाषाएं लिख रहा हूं वो सारी की सारी एक जैसी लिख रहा हूं, तो आपको याद करने में भी आसानी होगी और वापस आप अगर लिखोगे पेपर में तो आसानी होगी। और ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक, एकल का मतलब एक, एकल अभिकारक, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक, एकल अभिकारक वियोजित होकर, टूटने को क्या कहते हैं? टूटना भी लिख सकते हो या मैं लिख दूं वियोजित होकर, क्योंकि वियोजन हो रही है तो वियोजित होकर, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक, एकल अभिकारक वियोजित होकर दो या दो से अधिक,
दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक उत्पादों का निर्माण करता है, उत्पादों का निर्माण करता है। क्योंकि वो एकल अभिकारक था और ये दो या दो से ज्यादा क्या हो जाएंगे, उत्पाद हो जाएंगे। वियोजित होकर दो या दो से अधिक उत्पादों का निर्माण करता है उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं, उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। आगे की जो समीकरणें होगी, जो परिभाषाएं होगी, वो मैं नहीं लिखाऊंगा, आप खुद लिख लोगे, मैं बोल दूंगा। क्योंकि ये दो परिभाषाएं आप अच्छे से समझ लो, इनके आधार पे सारी समझ लेंगे। तो उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ये तो इसकी परिभाषा हो गई। आपको ये अगर समझ में नहीं आ रही तो यहाँ से देख लो, ये अभिकारक है और ये उत्पाद है। एकल अभिकारक है, वियोजित होकर टूटकर दो उत्पाद बना रहा है, दो से ज्यादा भी बन सकते हैं, इसलिए ये क्या होगी, वियोजन अभिक्रिया होगी। अब चलते हैं अपन तो अपनी किताब के उदाहरणों पे। तो देखो, सबसे पहले मैं उदाहरण लेके चलता हूँ अपनी किताब का, क्योंकि उदाहरणों में से सीधा सीधा सवाल पूछ लेंगे, अपने को ध्यान रखना पड़ेगा अपने को। देखो, जैसे मैं लिखता हूँ, क्या मैं लिखता हूँ FeSO4। FeSO4, देखो Fe तो क्या होता है, Fe तो होता है फेरस। मैंने कहा ना, इनके नाम याद करते जाओ आप, एक पार्ट में इनके नाम याद कर लो, वापिस आने तो वो है सेम ही। ये क्या है, फेरस। SO4 क्या होता है, सल्फेट होता है। तो ये FeSO4 है, क्या, फेरस सल्फेट। अब क्या करना है, इस एकल अभिकारक को क्या करना है, अपने को वियोजित करना है। वियोजित करना है तो इसको क्या करता हूं, मैं गर्म करता हूं, मतलब मैं उष्मा देता हूं। क्या देता हूं, मैं इसको उष्मा देता हूं, गर्म करता हूं इसको। गर्म करने से ये क्या होता है, ये बदल जाता है Fe2O3 में। किसमें बदल जाता है, Fe2O3 में। ये Fe2O3 क्या होता है, क्योंकि वो Fe था, फेरस था, Fe2 हो गया, ये आयन बन गया, ये फेरिक बन गया, और O3 का मतलब ये क्या हो गया, ऑक्साइड। तो ये Fe2O3 किसमें बदल जाएगा, फेरिक ऑक्साइड में बदल जाएगा, एक तो प्लस साथ में क्या हो जाएगा, देखो वहां से एक गैस निकलेगी SO2। SO2 क्या होता है, S का मतलब क्या होता है, सल्फर। S का मतलब क्या होता है, सल्फर। और O2 दो ऑक्सीजन जुड़े हुए होते हैं, इसलिए इसको बोल देते हैं डाई। अपन आगे पढ़ेंगे, पार्ट 1 में पढ़ेंगे। SO2 है, जैसे CO2 होता है ना, कार्बन डाइऑक्साइड, वैसे ही सल्फर डाइऑक्साइड हो जाएगा। तो ये है सल्फर डाइऑक्साइड, SO2। और क्या बनेगा, देखो इसके अंदर और एक बन जाएगा SO3। क्या बन जाएगा, SO3। SO3 यहाँ क्या हो जाएगा, SO3 यहाँ हो जाएगा सल्फर ट्राइऑक्साइड, क्योंकि दो को डाई बोलते हैं तो तीन को क्या बोल देते हैं, ट्राई बोल देते हैं। तो सल्फर ट्राई क्या हो जाएगा, ऑक्साइड। तो ये बात तो पहले इस समीकरण को आपको समझ में आ गई होगी, वियोजन अभिक्रिया कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक वियोजित होकर दो या दो से अधिक उत्पादों का निर्माण करता है, तो ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाती है, वियोजन कहलाती है। सिंपल से ये लिख दी अपन ने वियोजन के अंदर। पर अपन ने पहली जो क्लासें पढ़ी थी उसके अंदर पढ़ा था कि पहली बात तो समीकरण को संतुलित करके लिखना है, दूसरी बात अपने को उनकी अवस्था भी दिखानी है, भौतिक अवस्था भी। तो मैं अगर भौतिक अवस्था लिख दूं तो देखो FeSO4 होता है ना, ये सॉलिड होता है, तो इसके पैरों में S लिख देता हूं। ये भी Fe2O3 होता है, ये सॉलिड होता है, इसके पैरों में भी क्या लगा देता हूं, S। ये सल्फर डाइऑक्साइड गैस होती है, तो ये G लिख देता हूं। ये भी सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस है, तो G लिख देता हूं। भौतिक अवस्था मैंने लिख दी। अब भौतिक अवस्था लिख दी तो इनको संतुलित कर लो। देखो Fe यहाँ पे कितना है, एक, यहाँ पे Fe कितने हैं, दो है, तो इसका मतलब उस Fe को संतुलित करना पड़ेगा, अपने को दो बनाना पड़ेगा। सिंपल सा अनुमान लगा के मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, दो लिख दिया, तो वो संतुलित हो गई समीकरण। ठीक है, यहाँ से सल्फर देखे तो ये दो लगाने की वजह से सल्फर दो हो गए। यहाँ पे सल्फर देखो, एक ये रहा और एक ये रहा, दो सल्फर ये हो गए। यहाँ से ऑक्सीजन देखे तो देखो O4 चार ही है, दो यहाँ पे, तो चार दूनी ये कितने हो गए, 8 हो गए। और अगर यहाँ से देखे तो देखो 3 2 5 और 5 और 3 कितने, 8। बस समीकरण संतुलित हो गई, कोई दिक्कत ही नहीं थी। ठीक है, पहला उदाहरण तो ये है अपना, सबसे मोस्ट है, आपको ध्यान रखना है। आपको वो दे देगा इस सवाल के अंदर,
आपको वो क्या दे देगा, वो दे देगा, ये दे देगा, यहाँ पे ब्लैंक छोड़ देगा, यहाँ पे क्या देगा। आपको इक्वेशन याद होगी तो ही जाके ये काम बनेगा। अब चलते हैं देखो आगे अपन, और आगे चलते हैं दूसरे उदाहरण पे। आगे दूसरा उदाहरण क्या है अपना, दूसरा उदाहरण अपन ने कल पढ़ा था, आपको याद हो तो, क्लास देखी हो तो। अपन ने कल पढ़ा था कि जब अपन क्या करते हैं, बाजार से कली लेके आते हैं, कली में पानी डालते तो वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में बदल जाता है, कुछ उष्मा निकलती है साथ में। वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अपन दीवारों पे लगा देते, एक बार लगा देते, चमक नहीं आती उसकी। थोड़े टाइम के बाद में वो वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करता है और क्या बना लेता है, क्या बना लेता है, याद होगा आपको, नहीं तो मैं लिख देता हूं। वो बना लेता है क्या, कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। कल बताया था मैंने, ये Ca क्या है यहाँ पे, ये C है यहाँ पे कैल्शियम, ये Ca है कैल्शियम, और CO3 हो जाता है क्या, कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। कल मैंने बताया था यही संगमरमर का सूत्र होता है, और यही आपको कह दे चुन्ना पत्थर का सूत्र लिखिए, तो यही चुन्ना पत्थर का सूत्र होता है, रासायनिक सूत्र। तो देखो वही काम आ गई ना कल वाली चीज, आपको एक नंबर का पूछ ले, चुन्ना पत्थर का रासायनिक सूत्र लिखिए, CaCO3। चुन्ना पत्थर का रासायनिक नाम लिखिए, कैल्शियम कार्बोनेट। संगमरमर का रासायनिक नाम लिखिए, कैल्शियम कार्बोनेट। संगमरमर का रासायनिक सूत्र लिखिए, ये हो जाएगा। अब मैं क्या करता हूं, इसको गर्म करता हूं, देखना क्या करूं मैं, इसको गर्म करूं तो उष्मा देनी पड़ेगी मेरे को। देखना गर्म करता हूं तो वही चीज बनाता हूं जिससे ये कल बना था। जैसे इसको गर्म करते हैं तो एक तो क्या बन जाता है, CaO बन जाता है, और प्लस साथ में क्या बन जाती है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन जाती है। समझ में आई बात। एक तो CaO आपको याद होगा कल क्या था, Ca क्या था, कैल्शियम। Ca क्या होता है, कैल्शियम, और O लग जाता है तो ये क्या बन जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड। क्या बन जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड बन जाता है ना। आपको याद हो तो आप बताओ, कल इसका मैंने सामान्य नाम क्या लिखा था, इसका मैंने कल सामान्य नाम लिखा था, दो तरह के मैंने बताए थे क्या, चुन्ने, दो तरह का चुन्ना लगाया था कल। एक तो चुन्ना ये लगाया था कि है ना, एक तो बुझा हुआ चुन्ना था, एक बिना बुझा हुआ चुन्ना था। याद आ रहा है ये कौन सा चुन्ना था, ये चुन्ना था बिना बुझा चुन्ना। ये कैसा चुन्ना था, ये चुन्ना था बिना बुझा चुन्ना। इसमें कल पानी मिलाया था तो वो क्या हो गया था, बुझ गया था, बुझा चुन्ना। और मैं आपको याद करने के लिए यहाँ पे लिख दूं कि बुझा हुआ चुन्ना था, उसका सूत्र क्या था, CaOH का होल ट्वाइस। ये किसका सूत्र था, ये सूत्र था बुझा चुन्ना, बुझा हुआ चुन्ना। और वैसे देखे तो इसको बोलते हैं क्या, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, और इसको क्षार के अंदर पढ़ेंगे अपन। ठीक है, ये हो गई। अब इस समीकरण हो गई, ये उदाहरण समझ में आ गया क्यों वियोजन में आया, क्योंकि एकल अभिकारक था, ये वियोजित होकर देखो क्या किया, इसने दो उत्पाद बना लिए, तो ये वियोजन होगी ना। ठीक है, अब इसको संतुलित कर देते हैं, इसकी अवस्था लिख देते हैं। तो संगमरमर जो होता है, चूना पत्थर होता है, वो तो सॉलिड ही होगा। कैल्शियम ऑक्साइड होता है, अपन कड़ी लाते हैं, वो सॉलिड ही होती है। और ये कार्बन डाइऑक्साइड आप जानते ही हो, गैस होती है। अब संतुलित कर देते हैं, देखो कैल्शियम एक, कार्बन कितना, एक, कार्बन एक, ऑक्सीजन कितने, यहाँ तीन, यहाँ ऑक्सीजन कितने, दो और एक, तीन। संतुलित करने की जरूरत ही नहीं है, संतुलित है पहले से। ठीक है, ये दो उदाहरण। चौथा जो एग्जांपल दे रखा है अपने को, चौथा एग्जांपल दे रखा है AgCl का दे रखा है। Ag का मतलब क्या हो जाएगा, सिल्वर। Ag का मतलब क्या हो जाएगा, सिल्वर, और Cl का मतलब क्या हो जाएगा, क्लोराइड। AgCl यानी ये हो जाएगा क्या, सिल्वर क्लोराइड। और इसका जब क्या करवा देते हैं, वियोजन। अब इसका वियोजन जो होगा, इसका वियोजन किसकी उपस्थिति में होगा, प्रकाश की उपस्थिति में होगा। किसकी उपस्थिति में, प्रकाश की उपस्थिति में। या आप इसको लिख सकते हो कि इसके अंदर अपन क्या लगा सकते हैं, अपन सूर्य का प्रकाश दे सकते हैं इसको। यानी सूर्य के प्रकाश के अंदर ही अगर अपन इसको रख देते हैं तो क्या होता है, यानी AgCl सिल्वर क्लोराइड है, इसको अगर धूप में रख देते हैं या सूर्य के प्रकाश में रख देते हैं तो ये Ag अलग हो जाती है और Cl क्या हो जाती है, अलग हो जाती है, Cl2 होती है। मैंने शुरुआत में ही बताया था ये। तो देखो ये तो बन गई, ठीक है, सिल्वर, ये जो चांदी थी अलग हो गई, और क्लोरीन था वो अलग हो गया। अब इसकी अवस्था लिख देते हैं, AgCl जो होता है वो तो सॉलिड होता है, ये चांदी भी होती है, ये भी सॉलिड होती है, और ये क्या हो जाएगी, ये गैस हो जाएगी।
संतुलित कर लेते हैं। Ag1 ठीक है, Cl2 इधर Cl कितने हैं, उधर 1 है इधर 2 है, तो यहाँ मुझे 2 लगाना पड़ेगा। 2 लगाने से Ag2 बन गया, तो यहाँ भी Ag2 लगा देंगे तो ये संतुलित हो गए। सिंपल सी है। और वियोजन में क्यों आई, क्योंकि ये कभी कार टूटकर 2 उत्पाद बना रहा है। ऐसे ही देखो मैं क्या करूं, पांचवा जो एग्जांपल अपने को दे रखा है, पांचवा एग्जांपल दे रखा है अपने को किसका, ऐसा ही है AgBr का दे रखा है। AgBr है, ये भी क्या करती है, सेम ही किसकी उपस्थिति में रखा जाता है, इसको सूर्य का प्रकाश दिया जाता है या सूर्य के प्रकाश में इसको रखा जाता है। और जब इसको सूर्य के प्रकाश के अंदर अपन रख देते हैं तो होता क्या है, देखो Ag अलग हो जाता है और क्या होता है, Cl2 अलग हो जाता है, वो सेम का सेम। और इसको संतुलित करने के लिए सिंपल सी बात है, यहाँ 2 लगा दो, सेम रासायनिक समीकरण है। ये वही सेम ही Ag तो क्या होगी, Ag होगी सिल्वर और Br क्या होगी, ब्रोमाइड। ये सिल्वर ब्रोमाइड है और इसको जब सूर्य के प्रकाश में रखते हैं तो ये Ag यानी सिल्वर अलग हो जाता है और क्लोराइड अलग हो जाता है। इसका मोस्ट ध्यान रखना, ये जो सिल्वर ब्रोमाइड है ना, इसका उपयोग पूछते हैं किसमें करते हैं, तो श्वेत श्याम श्वेत, कैसे लिखूं मैं, श्वेत श्याम लिखूं या श्याम श्वेत, श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किया जाता है। फोटोग्राफी में यानी पहले अपने आती थी ना ब्लैक एंड व्हाइट फोटो जो आती थी, बाजार स्टूडियो वाले के पास में जाते थे, उसको कहते थे ब्लैक एंड व्हाइट फोटो खींचते, वो किसका उपयोग करता था, AgBr का। कैमरे में खींच के बाद अपन कहते हैं ना फोटो को धुलवा के लाते हैं, वो करते हैं, तो वो क्या करता था ना, उस फोटो को ब्लैक एंड व्हाइट, श्याम यानी काला और श्वेत यानी सफेद, क्योंकि अपन इंग्लिश ज्यादा बोलते हैं तो वो बोलते हैं अपन ब्लैक एंड व्हाइट उसको, परंतु हिंदी में बोले तो श्याम होता है ब्लैक और व्हाइट होता है श्वेत। तो आपको ये पूछेगा पेपर में, ब्लैक एंड व्हाइट वहां नहीं पूछे, ब्लैक एंड व्हाइट में किसका उपयोग किया जाता है, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में आपको पूछेगा श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किसका उपयोग किया जाता है, आप लिखना सिल्वर ब्रोमाइड AgBr का उपयोग किया जाता है। और ये वियोजन क्यों हुई, क्योंकि ये ऐसा हुआ। वो सेम इसकी अवस्था लिख दो, ये S होता है सॉलिड होता है, ये भी सॉलिड होती है और ये क्या होती है, गैस होती है। सिंपल सी बात, कुछ ही नहीं था इनके अंदर। तो अपनी किताब के अंदर ये 5 एग्जाम्पल दे रखे थे, पांचों मैंने एग्जाम आपको अच्छे से करवाए। आपको अगर इसमें कुछ गड़बड़ लग रही है कि कोई रासायनिक समीकरण संतुलित नहीं हो रही है तो आप चिंता ना करें, आप खुद देख लीजिएगा, उसको आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। हो सके कोई गड़बड़ रह गई होगी कि किसी रासायनिक समीकरण में कैसे आगे लगा दिए होंगे, तो आप उसको सिर्फ अनुमान विधि के द्वारा संतुलित कर सकते हैं। क्योंकि मेन मेरा यहाँ जो मकसद था वो क्या समझाना था, मेन मकसद मेरा वियोजन अभिक्रिया समझाना था। मैं संतुलित रासायनिक समीकरण आगे और बताता जाऊंगा, परंतु यहाँ आपका मेन फोकस किस पे होना चाहिए, वियोजन अभिक्रिया को समझने पे होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद में इसमें एक, जैसे कल उसमें ऊष्माक्षेपी पड़ी थी, आज इसके अंदर एक रासायनिक अभिक्रिया आ रही है ऊष्माशोषी काम में आ रही है। देखना कैसे आ रही है ऊष्माशोषी काम में, आपको याद रखनी है परिभाषा किसकी, ऊष्माशोषी अभिक्रिया की। याद रख लोगे, रखनी है तो देखो कैसे याद रखनी है। ऊष्माशोषी अभिक्रिया यानी जब क्या होता है, ऊष्मा का उत्सर्जन होता है किसी अभिक्रिया के दौरान तो ऊष्माक्षेपी होती है, और ऊष्मा का अवशोषण होता है तो वो क्या होती है, ऊष्माशोषी होती है। देखना प्रकाश की उपस्थिति में रख रहा हूं, यानी प्रकाश ऊर्जा दे रहा हूं मैं उसको, इसको प्रकाश ऊर्जा ले रहा है ये तभी तो टूट रहा है, प्रकाश ऊर्जा ले रहा है तभी तो टूट रहा है। और पीछे की जो अभिक्रियाएं थी उनमें मैंने यहाँ पे क्या लिखा था, उष्मा लिखी थी, यानी गर्म कर रहे थे, यानी उसको उष्मा ऊर्जा दे रहे थे अपन। एक मैंने यहाँ पे ऐसा उदाहरण लिखा था कि H2O है, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो वो किस में बदल जाता है, H2 और O2 में बदल जाता है। तो यहाँ पे विद्युत ऊर्जा का उपयोग कर रहे थे। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उष्मा का या ऊर्जा का अवशोषण होता है उसे क्या कहा जाता है, उष्मा। नाम ही पढ़ा देखो, उष्मा अवशोषी शोषण। इसकी परिभाषा ले देता हूं, देखो इसकी परिभाषा ये होगी कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, शॉर्ट में लिख रहा हूं, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उष्मा का अवशोषण होता है, उष्मा का अवशोषण होता है। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उष्मा का अवशोषण होता है उसे उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं।
उसे उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। ये लो सिंपल सी परिभाषा है इसकी। और उस ऊर्जा के रूप में, यानी पूछ ले आपको उष्मा का किस किस ऊर्जा का वो अवशोषण कर सकती है, तो देखो वो प्रकाश ऊर्जा हो सकती है, क्योंकि दी थी पहले अपन ने यहाँ पे इसी समीकरण में। वो प्रकाश ऊर्जा हो सकती है। वो कौन सी हो सकती है? वो विद्युत ऊर्जा हो सकती है, मैंने अभी लिखा था H2O वाले में, वो विद्युत ऊर्जा हो सकती है। या वो कौन सी ऊर्जा हो सकती है? वो उष्मा ऊर्जा हो सकती है। कौन सी ऊर्जा? उष्मा ऊर्जा हो सकती है। तो इस हिसाब से अपन ने ये वियोजन अभिक्रिया जो थी अपन ने कंप्लीट की। एक बार और बता दूं कि अपन ने वियोजन अभिक्रिया में एकल अभिकार को तोड़ के 2 उत्पाद बनाए हैं। ये 5 उदाहरण अपन ने इसलिए किए अपनी किताब के, क्योंकि ये सीधा सीधा इन एग्जाम्पल में से सवाल पूछता है एग्जामिनर। बहुत कम चांस होते हैं कि वो सीधी सीधी समीकरण देके पूछ ले, हो सकता है वो साथ साथ में क्या करे, सीधी सी वियोजन अभिक्रिया दे और आपको सीधी सी वियोजन अभिक्रिया की परिभाषा भी पूछ ले। तो आपको अच्छे से इसको याद करना है। आज के क्लास में तो अपन इतना ही पढ़ते हैं, वियोजन और उष्मा शोषी अभिक्रिया। आगे के जो प्रकार रह गए, वो आगे के प्रकार क्या करते हैं अपन आगे की क्लास में पढ़ते हैं। जैसे अपने रह गया कौन सा प्रकार, आगे जैसे अपन पढ़ेंगे विस्थापन, द्विविस्थापन, वो प्रकार पढ़ते हैं अपन आगे की क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।